हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप RS 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और मुलान एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पे RS सफलता सीरीज़ यानी एक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें हाई क्वालिटी के 10 शानदार टेस्ट मिलेंगे। बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे, लगभग 400 रुपये के आसपास ये फीस होने वाली है। तो देर ना करें, अभी अपनी तैयारी की परख कीजिए, जांच कीजिए हमारे हाई क्वालिटी टेस्ट के साथ में। चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 2 का अगला पार्ट। ये एक तरीके से सिंपल पेपर्स कह सकते हैं कि पेपर की जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, इन वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? पहला कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से की जाती है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? CVC की बात कर रहे हैं। एक समिति की संस्तुति पर की जाती है, कर्ता कौन है? राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर से और मुद्रा से। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल समान है। मतलब सतर्कता आयुक्त हो या चाहे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो, सबका कार्यकाल एक जैसा है। सही बात है। किसी सतर्कता आयुक्त को कोई राजनयिक नियत कार्य नहीं दिया जा सकता, यानी मतलब सरकारी कार्य नहीं दिया जा सकता अगर वो CVC है, सतर्कता आयुक्त है। तो ये कथन भी सत्य है। लेकिन असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन बी, सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति संस्तुति पर की जाती है। यानी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है ना, वो रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि आप इन सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करो। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही हमारा गलत आंसर है। अब देखो, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी? संतानम कमेटी। कब? 1964 में इसने रिकमेंड किया कि एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाए जो भ्रष्टाचार रोकने में काम कर सके। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस आयोग की स्थापना की जाए, और 1998 के अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश लाया गया। तो ये अध्यादेश का मतलब क्या हो गया? सांविधिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, और भारत सरकार द्वारा 2004 में इस आयोग को नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत कर दिया गया। अच्छा, अध्यक्ष के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? या तो 4 साल, या फिर अगर अध्यक्ष सदस्य की उम्र 65 साल तक हो जाती है तो वो उस पद पर कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार CVC के बारे में जो महत्वपूर्ण कमेटी है वो कौन सी है? संतानम कमेटी। और इसने कब रिकमेंड किया था इस प्रकार की आयोग की स्थापना को? 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई। अच्छा, इसको सांविधिक दर्जा 1998 में दिया गया, और 2004 में भारत सरकार ने इसे क्या नामित किया? इसे नामित एजेंसी के रूप में नामित किया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 साल होता है या 65 साल होता है, जो भी पहले हो जाता है। यानी अगर अध्यक्ष का कार्यकाल कार्य करते हुए 4 साल हो गए, अभी उसकी उम्र 63 साल है, तो भी उसको रिटायर होना पड़ेगा। अगर कार्य करते हुए 2 साल ही हुई है लेकिन उम्र 65 साल हो गई, तो भी उनको रिटायर होना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया, और 2000 इसमें संशोधन किया गया। एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। संवैधानिक स्वायत्त निकाय है क्या? अब देखो, पॉइंट है ना, वो बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा हमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। बिल्कुल किया गया था। 2006 में इसमें संशोधन किया गया। बिल्कुल 2006 में इसमें संशोधन किया गया। ये एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। संवैधानिक निकाय है क्या? नहीं, ये एक सांविधिक निकाय है, यानी एक विधि के माध्यम से कानून बना के इसकी स्थापना की गई है, ना कि इसका उल्लेख संविधान में है। तो इस प्रकार ये लाइन गलत होती है, हमारा कथन गलत हो जाता है, और हमें असत्य कथन का चयन करना। तो ये कथन हमारा सत्य होता है। बाकी सत्य कथन क्या है? इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। हम पहले भी देख चुके हैं। 12 अक्टूबर 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। महीना कौन सा था? अक्टूबर का। तारीख 12 थी। 93 का साल था। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? ये अपने ND में यानी न्यू दिल्ली में। ये आयोग उन्हीं मामलों की जांच करता है
जिन्हें गठित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ। यानी मानवाधिकार आयोग के संबंध में जो जांच की जाती है वो 1 साल के कालखंड के अंदर अंदर जो गठित कार्य हैं उनकी ही जांच इसके द्वारा, इस आयोग के द्वारा की जाती है। और ये सांविधिक निकाय है, ना कि एक संवैधानिक निकाय। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करना था, ऑप्शन ए हमारा गलत है। इसी प्रकार ये हमारा उत्तर है। संघ और राज्य के विधायी संबंध, यानी केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध है उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? अब केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की बात कर रहे हैं, आर्टिकल कौन से हैं? तो ये आर्टिकल है 245 से लेकर 255 तक। संविधान का जो भाग 11 है ना, कौन से नंबर का भाग? 11 नंबर का भाग। उसके अंदर जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में अनुच्छेद 245 से 255 लगभग 11 आर्टिकल्स आते हैं। उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। अब 1950-60 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे। उन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 245 में क्या उल्लेख है कि जो संसद है, भारत की संसद है, वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। लेकिन आर्टिकल 246 क्या कहता है? केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों को विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। लेकिन जो विधायी शक्तियां हैं, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया स्पष्ट, ये कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, जिसके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान उसमें किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख 245 to 255, लगभग 11 अनुच्छेद इसके अंदर, लगभग क्या कंप्लीट 11 अनुच्छेद हो जाते हैं। और 245 बोलता है कि संसद को संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अंदर भाग के लिए संपूर्ण राज्य क्षेत्र में भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार है। वहीं 246 कहता है कि केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अनुसार माना जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। त्रिशंकु संसद क्या होती है? त्रिशंकु संसद, तो देखो त्रिशंकु संसद का मतलब होता है जब लोकसभा में किसी भी, लोकसभा के अंदर बहुमत होता है, वो दल सरकार बनाती है। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए इस प्रकार लेते हैं 545 सीट्स, अब 273 का आंकड़ा चाहिए। अब मान लो बीजेपी को मिल गए 200, कांग्रेस को मिल गए 201, ठीक है। अब सरकार कौन बनाएगी? बीजेपी की कांग्रेस। अब हो सकता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों के पास 100 सीट हो, कांग्रेस के सहयोगी दलों के पास 70 सीट हो। तो अब परिस्थिति इस प्रकार बन जाती है कि जब स्पष्ट बहुमत किसी भी दल के पास नहीं रहता तो इसे त्रिशंकु संसद कहा जाता है। तो ये त्रिशंकु का मतलब है यानी स्पष्ट बहुमत नहीं होना। अब उसमें गोचपोच चलती रहती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का निर्णय हुआ? अब कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात की थी। कब की थी? 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें। अब 1920 के अंदर 2 अधिवेशन हुए, एक हुआ कलकत्ता में और दूसरा नागपुर में। कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का जो सामान्य अधिवेशन होता है वो कौन से महीने में होता है? वो दिसंबर के महीने में होता है। लेकिन दिसंबर के महीने से पहले ही कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की और उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को कौन से अधिवेशन में पेश किया? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब 1920 के अंदर जो नागपुर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यह बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने भाषा आधार पर कार्य समिति का गठन किया था और एम जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो ये 1920 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 1920 का कालखंड था, 1920 से 22 का कालखंड, ये एक बात के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार का जो अन्याय थी, रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत प्रश्न, ये बहुत सारे मामले थे कि जनता का आक्रोश था। गांधी जी ने आक्रोश को इकट्ठा किया और आंदोलन चला दिया। आंदोलन का नाम रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदी में बोले तो असहयोग आंदोलन। अब 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ और चालू 26 से 31 तक चला, लगभग 6 दिन चला। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने करी थी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन और सितंबर 1920 जो कलकत्ता में हुआ था, वहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। हमने बात करी ना इससे पहले। अब इस आंदोलन में क्या किया? उसको बोले यार तुम लोग उस समय तो मुझे प्रस्ताव में समर्थन दे दिया था, लेकिन ये बड़ा अधिवेशन है, इसमें तुम भैया बताओ कि तुम हमारा समर्थन करते हो कि नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे ऊपर मोहर लगा दी और उस असहयोग आंदोलन का उन्होंने समर्थन कर दिया। अब असहयोग आंदोलन किस प्रकार से कार्य करेगा? तो उन्होंने कहा कि हम 2 प्रकार से कार्यक्रम रखेंगे, एक नकारात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम।
अच्छा, बोले नकारात्मक कार्यक्रम क्या होता है? तो बोले नकारात्मक कार्यक्रम में क्या करेंगे हम, जो सरकारी की उपाधि है उनको त्याग देंगे, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं, चलो 1 2 3, और अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार कर देंगे। बोले आज से बोले शुद्ध मारवाड़ी में बोलेंगे, और विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, न्यायालय न कोर्ट उनका भी बहिष्कार करेंगे, और बोले दारू दूर कुछ नहीं। ये तो बोले नेगेटिव कार्य। अब सकारात्मक कार्य क्या होंगे, रचनात्मक कार्य क्या होंगे, इसके अंदर क्या शामिल होगा? बोले हम राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करेंगे, यानी डेवलपमेंट्स की बातें करेंगे, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करेंगे, खाद्य आश्रम की स्थापना करेंगे, इस प्रकार के सकारात्मक कार्य। यानी जो नकारात्मक कार्य यानी कुछ कार्य नहीं करेंगे या सहयोग नहीं करेंगे, वो होंगे नकारात्मक कार्य। और कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र के प्रति जो भावना है, पॉजिटिव भावना, उसके डेवलपमेंट में सहयोग करेगी, वो सकारात्मक कार्य में रखा। तो 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, एक विशेष अधिवेशन 1920 के अंदर कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। गांधी जी ने ऐसे प्रस्ताव को पेश किया था 1920 में। बाद में दूसरा अधिवेशन सी राघवाचार्य की अध्यक्षता के अंदर नागपुर में हुआ। इसमें जो भाषाई आधार पर कार्य समितियों का गठन किया गया, एम जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दी, और गांधी जी ने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन 1920 का कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया था, उसको पुनः समर्थन उन्होंने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्राप्त किया। फिर कांग्रेस ने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया, और अधिवेशन 1920 के दिसंबर 26 से 31 दिसंबर के मध्य हुआ, और उन्होंने 2 कार्य करने का निश्चय किया, एक बोले सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक के अंदर क्या किया गया? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना, खाद्य आश्रम की बात करेगी। और नकारात्मक की बात करें तो इसमें सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी करों को न चुकाना, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और न्यायालय का बहिष्कार, मद्य निषेध, ये प्रकार के कार्य ऐसे आंदोलन के नकारात्मक कार्यों के अंदर रखेंगे। तो इस प्रश्न क्या था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने का निर्णय हुआ था? तो वो था हमारा 1920 का नागपुर अधिवेशन, ठीक है, न कि कलकत्ता अधिवेशन, क्योंकि ऑप्शन में दोनों तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है? इसकी बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, और हमें चुनना है कौन सा असत्य कथन। तो पहला कथन है कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो सही बात है, राज्यपाल जी है, जिस भी दल को बहुमत होता है उसके किसी लीडर को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। फिर तीसरा कथन है, किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां आती है ना, उसमें समाहित है। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है, अब बीजेपी, कांग्रेस, कॉमरेड, आरएलपी, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब मुख्यमंत्री साहब, राज्यपाल साहब है, वो अपने विवेक से किसी एक दल को सरकार बनाने का कह सकते हैं कि आप सरकार बना के और अपना समर्थन दिखा दो, तो अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, तो सत्य। अब एक कथन है आर्टिकल बी में कि आर्टिकल 264 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री कहाँ करेंगे? अनुच्छेद 164 में प्रावधान है, पहले तो 264 में नहीं है। और ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति ना ऊपर लिख रखा है राज्यपाल साहब करेंगे, ना कि प्रधानमंत्री साहब। तो इस प्रकार कथन गलत हो जाता है, और हमें पूछता था गलत कथन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन होगा, उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में जो सत्य कथन है उसका चयन करना है। ठीक है, कर लेंगे। पहला कथन कह रहा है कि राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। बिल्कुल करता है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जैसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बजट। बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा, ये राज्यपाल साहब सुनिश्चित करेंगे। यानी बजट राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत रखने का कार्य किसका है? राज्यपाल साहब का। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर धन विधेयक है तो राज्यपाल साहब की सहमति लेना आवश्यक है, अन्यथा आप धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस प्रकार असत्य कथन का चयन करना, तो ये हमारा असत्य कथन हो गया। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब तीसरा कथन क्या कहता है? किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा कार्य खर्च हो गया जो अप्रत्याशित है, तो खर्चा कहां से लेंगे? तो राज्य की जो आकस्मिक निधि है ना, उससे ले सकते हैं राज्यपाल साहब। ये कथन बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में जो चौथा कथन है, राज्यपाल पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर ले हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल साहब हर 5 साल के लिए। उद्देश्य पंचायत और जो नगर पालिका है उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, और उनको कितना बजट अलोकेट करना है वो समिति रिकमेंड करेगी। उस आधार पर राज्य सरकार वहाँ उतना बजट उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर पर संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। यानी मध्यवर्ती, जैसे राजस्थान के अंदर क्या होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जीपी, और पंचायत समिति स्तर, मतलब मिडिल लेवल पे होते हैं पीएस यानी पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, ये पंचायती राज का स्ट्रक्चर राजस्थान में। अब जो हम पीएस कहते हैं ना, पंचायत समिति, अपने राजस्थान में यानी मध्यवर्ती स्तर,
उसी तरह से कौन से प्रदेश में इस किस नाम से नहीं जाना जाता, जो गलत है वो बताना है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो मिडिल वाला हमारे जो पंचायत समिति है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में वो क्षेत्र समिति के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। और तमिलनाडु के अंदर ये पंचायत यूनियन काउंसिल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सत्य है। गुजरात के अंदर तालुका पंचायत के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पंचायत के नाम से नहीं जाना जाता, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है, ना कि पंचायत के नाम से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। ये जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? अपने एमपी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? पहला कथन है कि 1952 में राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 160 थी। तो सही बात है, 1952 में जो पहली विधानसभा गठन हुआ था उसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 160 थी। दूसरा कथन है राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे। तो ये कथन भी सत्य है कि विधानसभा की जो चलाने के लिए जो नियम बनाए गए थे, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, पहली दफा 1956 में निर्मित किए गए। और तीसरा कथन है कि राजस्थान विधानसभा में 18 समितियां हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समिति है। कितनी स्थायी समिति है? 22। और इनमें से जो 4 समिति है वो वित्तीय समिति है और बाकी 18 है वो अन्य समिति है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर कैसे बना? 18 + 4 = 22। 22 है वित्तीय समिति है, 18 है अन्य समिति है, टोटल 22 स्थायी समिति है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से सत्य है? तो केवल 1 और 2 सत्य है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन 3 है वह सत्य है। अब हमें बताना है कि इनमें से असत्य कौन सा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर में है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है जयपुर जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में, मुख्य पीठ जोधपुर में, बिल्कुल सत्य है। और उच्च न्यायालय का एक न्यायासन यानी एक अन्य पीठ है वो जयपुर में स्थापित है, बिल्कुल सत्य है। तो कथन गलत कौन सा हो गया? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में ना करके कब की गई? 1949 में की गई, 29 अगस्त 1949। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। प्रधान पीठ जोधपुर में, बाकी जयपुर में इसकी एक पीठ भी है। वर्तमान में कितने जज स्वीकृत है राजस्थान विधानसभा में? तो 50 जज स्वीकृत है राजस्थान विधानसभा के अंदर, राजस्थान विधानसभा सॉरी नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग कौन से मामलों के उल्लंघन की जांच करता है? जो राज्य सूची के हैं, जो समवर्ती सूची के, संघ सूची के, या फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों विषय के। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है तो जो राज्य सूची के विषय है और समवर्ती सूची के विषय उनके संबंध में जांच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनको पद से हटाना है। यानी सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त उनको कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, अभी टाइम पड़ा है उनका हटने से, लेकिन उनको पद से हटाना है। तो कैसे हटाओगे आप? तो इसका हटाने का एकमात्र तरीका है राज्यपाल पहले एक कदाचार साबित होना चाहिए या फिर उनकी असमर्थता साबित होना चाहिए। कौन साबित करेगा? सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि ये कदाचार के दोषी है, असमर्थ है कार्य करने के लिए, तो राज्यपाल उनको हटा सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है राज्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को हटाने का, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका है? अगर सूचना आयुक्त यानी सूचना आयुक्त कदाचार के दोषी पाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आगे कार्य करने में सक्षम नहीं है तो हाँ, इस परिस्थिति में हटाया जा सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं हटाया जा सकता। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 18 अप्रैल 2006 कौन सी डेट है? 18 अप्रैल 2006 राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। एमडी कोरोनी पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे। सॉरी, कौन? एमडी कोरोनी। पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कोरोनी। वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता साहब है, वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो कौन सी सूचना देते हैं? तो गुप्त सूचना। तो इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हो कि गुप्ता साहब है वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है और पहले थे कोरोनी साहब। और कब बना था? 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। 18 अप्रैल 2006 को राज्य मुख्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो है डीबी गुप्ता, पहले मुख्य सूचना आयुक्त है एमडी कोरोनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक नीति के संबंध में प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित विचार दिए। यानी लोक नीति का हमारे सिलेबस में उल्लेख है, लोक नीति सिलेबस में, तो प्रश्न आ सकता है। अब किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है? तो कथन आ सकते हैं। अब कथन मुख्य कथन देख लेते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले एक सही नहीं है, वो कौन सा होगा? वो चौथा वाला है, पहले सही होंगे वो देखते हैं। थॉमस आर डाई
एक बंदा है, उनका नाम है थॉमस आर डाई। वो लोक नीति के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लोक नीति का संबंध उन सभी बातों से, लोक नीति का संबंध उन सभी बातों से जिन्हें सरकार करने अथवा न करने का निर्णय लेती है। यानी सरकार कोई कार्य करती है या सरकार कोई कार्य नहीं करती है, ये सारे किस में आ जाते हैं? लोक नीति में आ जाते हैं। और ये कौन कह रहे हैं? ये थॉमस आर डाई कह रहे हैं। ठीक है, अब टेरी मोदे क्या कहते हैं? टेरी कहते हैं कि लोक नीति उस कार्यवाही की शाब्दिक, लिखित या विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है, जिसका अतुमन करता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? एक मैनेजर है, ठीक है, वो कोई कार्यवाही करता है तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है, बेसिक है, किसको देख के करे, मतलब क्या करे, उसके लिए डेडलाइन कि इस कार्य क्षेत्र का एक चारों तरफ दीवार बना दी गई है, उसमें चीजें समाहित की गई है, उनका उपयोग करते आप कार्य कर सकते हो प्रबंधक के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है? कोई लिखा हुआ चीज हो सकती है, कोई बोला हुआ शब्द हो सकता है, या कोई बुनियादी मार्गदर्शक हो सकते हैं। यानी जिनको ध्यान रखते हुए एक प्रबंधक अपना कार्य करता है, वो लोक नीति है। ये कौन कह रहे हैं? ये टेरी मोदे कह रहे हैं। एक प्लोडन नाम के व्यक्ति है, ये क्या कहते हैं? किसी देश की सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर नीतियों का निर्माण किया जाता है। सरकार कोई भी नीति निर्माण करती है, कोई से भी स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण लेवल पर, जिला लेवल पर, मध्यवर्ती लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर, किसी भी लेवल पर करती है, तो जिन पॉलिसीज को अपनाती है वो लोक नीति है। ठीक है। और डिमोक क्या कहते हैं? डिमोक कहते हैं कि नीतियां सजगता से निर्धारित, यानी नीतियां वो होती है जो बहुत ध्यानपूर्वक बनाई जाती है ना, जो प्रशासनिक निर्णयों को अपना एक वे दिखाती है, रास्ता दिखाती है, ये कहते हैं डिमोक। अच्छा, ये दे रहे कि परिस्थिति ये किसकी है? तो ये पॉल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि इस परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस संबंध में जो निर्णय होते हैं वो लोक नीति है, ये कहते हैं फ्रेडरिक साहब। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी इनका बेसिक वही एक ही जगह पहुंचता है, शब्दों का फर्क है। बाकी थोड़ा सा आपको इनको रिलेट करने से बुनियादी मार्गदर्शक टेरी के लिए ले लो, और सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं प्लोडन के ले लो, और क्या करना है क्या नहीं करना है, डिमोक को ले लो, नहीं फ्रेडरिक को ले लो, और सजगता से आपको कार्य प्रशासन को मार्ग दिखाती है वो डिमोक को ले लो। तो इस प्रकार आपको एक कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, और उस कीवर्ड के साथ में आपको उससे कनेक्ट करना है, ताकि आप जब प्रश्न आए एग्जाम में तो रिकॉल करके उसको ऑप्शन को टिका सको। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी, बिल्कुल सत्य है। न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार हमारे दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 राजस्थान में पारित किया गया, 3 फरवरी 1973 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 3 फरवरी 1973। ठीक है, तो 73 तो याद रखना ही रखना है। इस अधिनियम के तहत मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेईमान कार्रवाई से संबंधित आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त और उपलोकायुक्त नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त सिर्फ सिफारिश करता है, कोई दंड नहीं सुनाता है, तो सिर्फ सिफारिश का कार्य है, सिर्फ जांच कर सकता है और सिफारिश करता है, दंड तो न्यायालय ही सुनाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक रूप, अब कुछ साइंस के प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि साइंस के प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। कौन सा कथन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? पहला कथन कह रखा है कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं, यानी कुछ अजैविक तनाव है उनके खिलाफ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है वो अधिक सहनशील बनाते हैं। तो बिल्कुल बनाते हैं, तभी तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया, ताकि वो उनको मजबूत किया जा सके। पीड़कनाशक पर निर्भरता को कम करना, जैसे हम खरपतवार देते हैं ना, उर्वरक वगैरह, उनका कमी करेगा, बिल्कुल सही बात है। आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग क्षमता को कम कर देते हैं, यानी जो फसल उपजेगी उसमें खनिजों की मात्रा कम होगी। तो ये सब थोड़ी होगा अगर हम कोई चीज़ जेनेटिकली बना रहे हैं, भौतिक रूप से अपना मतलब कृत्रिम रूप से कार्य करके कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव क्यों करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, खनिजों की क्षमता को कम क्यों करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा कथन है आनुवांशिक रूपांतरित फसल काटने के बाद होने वाले हानियों को कम करते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक और जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल के द्वारा परिवर्तित किए गए आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। किस प्रकार से? जैसे अजैव प्रतिबल। अजैव प्रतिबल किसे कहते हैं? ये ठंडा के प्रति, जैसे ज़्यादा ठंड पड़ गई तो भी फसल खड़ी हुई है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा गर्मी पड़ गई फिर भी फसल खड़ी हुई है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लवणीय जमीन है, उसमें पौधा उत्पादित नहीं होता, लेकिन अब
जेनेटिकली मॉडिफाई करके पौधा ऐसा बना दिया कि लवण वाली जमीन में पैदा हो जाए। तापमान बढ़ गया तो भी कंट्रोल कर लेगा, घट गया तो भी कंट्रोल कर लेगा। तो इस प्रकार एक प्रकार से टॉलरेंट फसलों का निर्माण, सहिष्णु फसलों का निर्माण इसमें किया गया है। रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य है। कटाई पश्चात होने वाले नुकसान है उनको कम करना। पौधों द्वारा जो खनिज उपयोग की दक्षता है उसमें वृद्धि करना और पोषण के स्तर में वृद्धि करना। यानी हम कोई भी प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं तो बेहतर पोषण देने वाला हो बजाय कम पोषण देने वाले के। ये हमारा उद्देश्य रहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड करने में फसलों को। जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्लोन की बात करते हैं तो क्लोन में क्या होता है? क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं और एक ही जनक माता पिता से गैर भिन्न विधि द्वारा उत्पन्न संतति, मतलब उसमें जेनेटिक सिस्टम नहीं किया जाता, उसमें जो जीन लिया जाता है उस जीन के माध्यम से उसके क्लोन बनाए जाते हैं एक के बाद दूसरा। इस प्रकार एक कोशिका का निर्माण हो जाता है, कुछ उत्तक से बाद पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोडक्ट जो डेवलप होता है उसे हम कहते हैं क्लोन, ठीक है। और 1950 के अंदर 1950 में ब्रिग्स और किंग नाम का व्यक्ति था। किसने? ब्रिग्स और किंग। उन्होंने मेंढक का क्लोन ही बना दिया। कब? 1950 में बना दिया था, ठीक है। सभी ब्रिगिड बोसलियर की मानव क्लोनिंग का जनक, और ब्रिगिड बोसलियर को क्या कहते हैं? मानव क्लोनिंग का जनक कहते हैं ब्रिगिड बोसलियर को। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सम्मिलित करना है कि हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है, हाइड्रोमीटर का संबंध किससे, इलेक्ट्रो का किससे, रेडियो किससे। तो इलेक्ट्रो का तो आपको पता ही होना चाहिए। दूध की आर्द्रता घनत्व मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 3 के साथ 4 हो जाएगा। 3 के साथ 4 किस में? तो ऑप्शन बी में, तो बी उत्तर हो जाएगा। फिर हाइग्रोमीटर का उपयोग, हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग आप घनत्व मापने के लिए। अपेक्षित घनत्व मापना है तो हाइड्रोमीटर का, हाइग्रो का आर्द्रता के लिए, घनत्व के लिए हाइड्रो के लिए। और रेडियोमीटर तो विकिरण के लिए होता है ये रेडियोमीटर। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता, हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व, और इलेक्ट्रोमीटर दूध का घनत्व, और रेडियोमीटर विकिरण की नापने के लिए किया जाता है उपयोग। ये कुछ मीटर्स है जिनका उपयोग हम जिस प्रकार की राशि को मापने के लिए करते हैं उसके बारे में हमने उल्लेख किया है। बाकी आप पॉज करके एक बार इसको देख लो, एक दो को कनेक्ट करो, फिर आपको याद हो जाएगा। फिर हम इस प्रकार से इसका मैचअप कर सकते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी भगवान सूरज है और धरती माता है, उनके बीच की दूरी को कम कर दें तो किस बात की संभावना ज़्यादा होगी? पृथ्वी और सूर्य के अंदर गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इसको सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन से, किस बात की संभावना है? तो ये बात तो निश्चित है। जैसे मान लीजिए ये हमारे सूर्य भगवान है और ये धरती इसकी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो अब ये एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष होता है। अगर मान लीजिए ये धरती यहाँ पे हो तो इससे क्या होगा? इसका जो एरिया है घूमने का वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कम समय में वर्ष पूरा हो जाएगा। तो ये खत्म सत्य हो जाएगा कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दें तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा हो जाएगी छोटी। फलतः पृथ्वी का जो दिन होता है 365 में 25 दिन का, यानी 365 दिन का 1 वर्ष होता है ना, वो हो जाएगा छोटा। चूंकि पृथ्वी की कक्षा हो गई छोटी तो सूर्य की वर्तमान दूरी हो जाएगी कम। इससे क्या हो जाएगा? पृथ्वी की स्पीड बढ़ जाएगी और पृथ्वी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, क्योंकि हम देखते हैं अब स्पीड कैसे बढ़ गई, कैसे पता चलेगा? जैसे हमने देखते हो कि बुध को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, ये पृथ्वी के मुकाबले कम दिन लेते हैं सूर्य की चक्कर लगाने में, बिल्कुल लेते हैं। इसका मतलब क्या? उनका स्पीड ज़्यादा है और मतलब उनका जो क्षेत्र कम है। तो इस प्रकार पृथ्वी का भी वही बात हो जाएगी, हमारे पृथ्वी पर वर्ष की अवधि हो जाएगी कम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा स्थापित जो अनुसंधान रिएक्टर है उसमें कौन से सम्मिलित है? अप्सरा तांबे में है क्या? अप्सरा रिएक्टर, सही बात है। सारस है वो भी तांबे में है क्या? सही बात है। पूर्णिमा जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो भी तांबे में है, बिल्कुल सही है। कामिनी कहाँ पे? कामिनी कलपक्कम में। इस प्रकार ये चारों ही से मिले थे। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा कहाँ पे है? अप्सरा। अप्सरा कहाँ पे? तांबे में। ये स्पेशल क्यों है? ये देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है। कौन सा? अप्सरा है देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर। 1956 में स्थापित किया। किसने स्थापित किया? बार्क ने, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। यह स्वदेशी तकनीक से बना है। स्विमिंग पूल प्रकार का एक रिएक्टर बना हुआ है। इसके अंदर जो ईंधन उपयोग किया जाता है वो यूरेनियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु होती है, उसका उपयोग किया जाता है। अब साइरस 1960 में बना। किसकी सहायता से? साइरस कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया। ये भी कहाँ पे? ट्राम्बे में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर कामिनी कहाँ पे? कामिनी कलपक्कम में। ये मिनी रिएक्टर है और 1996 में प्रारंभ हुआ। और अब क्या हो गया? पहले पूर्णिमा श्रृंखला थी, अब कामिनी श्रृंखला ने आगे काम करना शुरू कर दिया। ध्रुव 1985 में स्थापित किया गया था। एक जर्लिना है, ये प्राकृतिक यूरेनियम पे कार्य करता है। एक पूर्णिमा 1 और 2 ईंधन थोरियम। पूर्णिमा किस पे कार्य करता है बताओ? कौन सा ईंधन है? पूर्णिमा पे ईंधन है थोरियम। कौन सा है? थोरियम, ठीक है। और अप्सरा किस पे काम करता है? यूरेनियम। पूर्णिमा थोरियम पे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, आपको देखना है। अप्सरा ट्रांबे में देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर बार्क ने स्थापित किया, स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। साइरस कनाडा के स्थापित हुआ, 1960 में स्थापित हुआ। कामिनी मिनी रिएक्टर है, अक्टूबर 1996 में। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और कामिनी पूर्णिमा थोरियम पर आधारित है। पूर्णिमा की सीरीज चल रही है, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? नैनो द्रव्य का सर्वाधिक उपयोगी गुण होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण। नैनो कण 60 dB तक क्षीण ध्वनि को भी सुन सकता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकता है। ये मनुष्य की श्रवण शक्ति से 10 लाख के भाग, यानी मनुष्य सुन सकता है ना जिस पॉइंट पे, उसके 10 लाख टुकड़े कर लो और उस 10 लाख में हिस्से को भी सुन सकता है। कौन? नैनो द्रव्य, नैनो कण। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक, भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक है वो CNR राव को कहा जाता है। भारत की उन्नति में सहयोग देने के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन, तो राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू किया गया? मई 2007 में। 2007 का साल, मई का महीना, तब राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया। और शॉर्ट में कैसे सेम क्या कहते हैं? नैनो मिशन। अब इसके संचालन के लिए प्रोफेसर CNR राव की अध्यक्षता में नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया, या नैनो मिशन काउंसिल का गठन किया गया। और उन्होंने इस कार्य में बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि भारत वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है। और इसी कारण CNR राव साहब को क्या कहते हैं? भारतीय नैनो प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का फादर कहते हैं। किसे? CNR राव साहब को। राव साहब वो गाना भी है ना, तो उनको नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है, यानी एक व्यक्ति है, बोले आज से मुझे सिर्फ दूध लूंगा, अंडे खाऊंगा और रोटी खाऊंगा। अब रोग है ना, वो कह रहे कि हम आ रहे हैं। कौन सा रोग आएगा उसको सबसे पहले? बोले बेटा तू है ना दूध, अंडे और रोटी खा रहा है ना, तो तेरा इलाज करते रुक। तो बोले कौन सा इलाज करोगे? बोले स्कर्वी नामक रोग कर देंगे। अच्छा, स्कर्वी होता है क्या भाई? तो स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन C जल में घुलनशील, B और C ये था ना जल में घुलनशील। अब कहां से मिलता है? ये मिलता है नींबू से, संतरा से, मौसमी से, यानी खट्टे फल से, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जी जैसे। अब बंदा खा रहा है दूध, अंडे, रोटी, विटामिन C तो मिल नहीं रहा, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे आप कि आज से तू खट्टे फल खाना शुरू कर दे, अपने पागलपन पे मत रुक, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब हमें करना है, मिलान करना है कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे, एंजाइम का संबंध किससे है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का संबंध है किससे? ऑप्शन बी सही है, तो स्टार्च से। एंजाइम का संबंध किससे है? एंजाइम का पेप्सिन एंजाइम होता है। हार्मोन, कौन सा इनमें से हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। और प्रोटीन, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम, पेप्सिन नाम एंजाइम का नाम है, हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है, और केराटिन क्या है? एक प्रोटीन है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पेप्सिन नामक एक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अच्छा, पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग क्या है? यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन क्या करता है? एंजाइम है, लेकिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो मादा जनन ग्रंथि अंडाशय से संबंधित होता है ना, महिलाओं से संबंधित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये स्तन ग्रंथि की वृद्धि का नियंत्रण करता है। और केराटिन जो प्रोटीन होता है वो त्वचा में, विशेष रूप से बालों और नाखूनों में पाया जाता है। तो पूछते हैं कि नाखूनों में क्या पाया जाता है, बालों में क्या पाया जाता है? तो केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अगर बाल झड़ते हैं तो केराटिन प्रोटीन की कमी हो गई है, मान के चलो। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अब कुछ आपको मैंने बताया था कि कुछ प्रश्न होंगे जो रीजनिंग से संबंधित होंगे और जो मैथमेटिक्स से संबंधित होंगे। ये प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में तो मिलेंगे, लेकिन इनकी व्याख्या हम नहीं देंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इनको अपने लेवल पे कर लेना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आपको खुद का माइंड उपयोग करोगे तो आप बेहतर रिजल्ट लेके पाओगे बजाय वीडियो देखने के। तो हम चलते हैं अब सीधा किस सेक्शन में? हम चलेंगे करंट अफेयर के सेक्शन में। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया इस बार? 2023 की फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? तो ये बनी है नंदिनी गुप्ता। अच्छा, कहाँ से है नंदिनी? नंदिनी है अपने राजस्थान से, राजस्थान में शायद कोटा से होनी चाहिए। अब वो बनी है फेमिना मिस इंडिया 2023। अब दिल्ली की श्रेया पुंजा है, वो फर्स्ट रनर अप रही है। अब इतना याद रखो। सेकंड रनर अप वैसे मणिपुर की थोना ओजम स्ट्रेला लुआंग
तो नवजा स्टेला लोंग नाम की लड़की है, वो मणिपुर की है, उन्होंने इस बार का सेकंड रनर अप बनी है फेमिना मिस इंडिया में। लेकिन फेमिना मिस इंडिया बनी है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, जो कोटा से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ट्रेन का टिकट बुक करवाना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक चैटबॉट सुविधा शुरू की गई है। कौन सा नाम क्या है उसका? तो एआई आधारित चैटबॉट है, उसका नाम है दिशा 2। क्या नाम है? दिशा 2। तो किसने लॉन्च किया है? आईआरसीटीसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो? ई टिकटिंग कर सकते हो। आस्क दिशा नाम का एक वो टूल किट है, उसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम नाम दिया गया है। यह फीचर वॉइस कमांड को फॉलो करेगा और पूरी टिकटिंग को फॉलो करेगा। यानी आपको वॉइस कमांड दो कि मुंबई टू जयपुर, फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि कौन सी टाइमिंग सारी सेटअप कर दो वॉइस कमांड के माध्यम से, और क्या हो जाएगा? आपकी टिकट बुक हो जाएगी, आपके पैसे खाते से 1 2 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी टिकट बुकिंग हो जाएगी। और ये किसने लॉन्च किया है? आईआरसीटीसी ने। और चैटबॉट का नाम क्या है? चैटबॉट का नाम है दिशा 2। क्या नाम है? दिशा 2। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? संविधान साक्षर की बात करें तो वह अपना केरल का कोल्लम जिला। कौन सा जिला है? केरल का कोल्लम जिला। प्रश्न याद रख लेना, एग्जाम में निश्चित आएगा 100%। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। इस बात की घोषणा 15 जनवरी 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उन्होंने की। द सिटीजन नाम का एक संविधान साक्षरता अभियान चलाया गया। द सिटीजन कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन KIL किला द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। इस अभियान के तहत कोल्लम जिले को 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 16.3 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित किया गया। 2 जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला है, वो सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। यानी केरल का जो वायनाड जिला है, जहां से राहुल गांधी सांसद है, कौन सांसद है? राहुल गांधी। वहां पे जो आदिवासी है उनको सबको आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते, स्वास्थ्य बीमा जैसी सारी सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। और इस प्रकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला जिला कौन सा बन गया? वो है वायनाड जिला, केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है। और पहला संविधान साक्षर कोल्लम जिला, वो भी केरल में अवस्थित है, जिसकी घोषणा 15 जनवरी को की गई। राज्य के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है? ईट राइट रेलवे स्टेशन, ये सर्टिफिकेट मिला है अलवर और अजमेर रेलवे स्टेशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर रेलवे स्टेशन को खाद्य गुणवत्ता के लिए ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर स्टेशन को खाद्य गुणवत्ता के मानक लागू करने के लिए FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। पहले जयपुर रेलवे स्टेशन को राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? जयपुर रेलवे स्टेशन है, जिसे ईट राइट का दर्जा दिया गया था, और अभी दिया गया है अलवर और अजमेर को। ठीक है। इस प्रकार हमारे 3 हो गए हैं वर्तमान में जो ईट राइट का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं। सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत किसे नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा गया? अभियान कौन सा है? सशक्त नारी सशक्त भारत। और किसे दिया गया है? ये दिया गया है नीलम गोयल को। डॉक्टर नीलम गोयल जी इनके दिया गया है। अच्छा, नीलम गोयल जी ने किस क्षेत्र में कार्य किया? ये अवार्ड उनको सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला पार्लियामेंट और नेशनल ह्यूमन राइट एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिक्षा और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। नाम क्या है? नीलम रेड्डी। योजना का नाम क्या है? सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान। और क्या दिया गया है? राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान। याद रह जाएगा ना? डॉक्टर नीलम गोयल, राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान, सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान। सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान का संबंध किससे है? डॉक्टर नीलम गोयल से। अगले प्रश्न में चलते हैं। रियल टाइम एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी की ओर से दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है, और इसके अंतर्गत राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन से सत्य है? तो दोनों के सत्य है। यानी राजस्थान के 4 शहर है जो 100 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आते हैं। उसमें अलवर तो डेफिनेटली होगा, भिवाड़ी शहर बिल्कुल होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया? तो अभी सुर्खियों में रहा था अपना प्यारा भारत है, विश्व में सर्वाधिक पॉपुलियस स्टेट कंट्री है। और ये किसने कहा है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक संस्था है, उसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या कोष ने, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। उसमें कहा कि भारत है ना, उसने चीन को आउटलाइन कर दिया है, चीन को पछाड़ दिया है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेट बन गया है। चीन की जनसंख्या हो गई 142.57 करोड़, भारत की जनसंख्या हो गई 142.87 करोड़। अगर भारत का हर व्यक्ति हर चाइनीज को युद्ध करने जाता, कुश्ती करता है, तो मतलब कुछ हमारे ही बच जाएंगे बाद में। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब 1-2 को लपेट ही देंगे वो। इस प्रकार भारत अगर आज से 1 to 1 लड़ाई करे चाइना से, तो उनको बुरी पटकनी देगा, क्योंकि चाइना वाले वैसे भी चिन्ने से हैं।
हाल ही में मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला राज्य। अच्छा, मनरेगा के जो श्रमिक है उनके लिए कल्याण कोष को ही गठित कर दिया है। कौन सा राज्य है? ये राज्य है अपना केरल राज्य। केरल राज्य इस कार्य में बहुत अच्छा कर रहा है। देश में पहली बार केरल सरकार ने सोमवार को राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की घोषणा की। इस प्रकार कार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? केरल हो गया। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये याद रखना, कौन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। रवनीत कौर मैडम है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष बनी है, महिला नई अध्यक्ष बनी है, सॉरी। और इनको नियुक्ति किसने दी? तो निर्मला सीतारमण ने इनके पद की शपथ दिलाई है। हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्साह पोर्टल पॉप पोर्टल का संबंध किससे है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया? अच्छा, इतने दिन तो घूम रहे थे चौड़े होके हम राष्ट्रीय दल है, लेकिन अब इनका दर्जा हटा दिया गया है। कौन है? तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम 4, अब राष्ट्रीय पार्टी कब होगी? कम से कम 4 राज्यों में पिछले राष्ट्रीय चुनावों में प्रत्येक स्टेट में कुल मतदान का 6% हासिल करना जरूरी है, और लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करनी जरूरी है। राज्य पार्टी मतलब 4 राज्यों में राष्ट्रीय चुनाव के स्टेट में कुल मतों का 6%, नहीं 4 राज्य में चुनाव हुए तो 6% वोट उस राज्य विशेष के वोटिंग लेंगे, और 4 लोकसभा की सीटें जीतेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी। राज्य स्तर की पार्टी का लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% सीटें जीतना अनिवार्य है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर 2% सीटें पूरे राष्ट्रीय स्तर की जीतना अनिवार्य है। पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम 3 राज्यों में निर्वाचित होना आवश्यक है, लेकिन ये 2% सीटें तो जीते, लेकिन 3 राज्यों के अंदर ये सीटें प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2% सीटें होगी, जैसे राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत गए, अब 2% सीटें तो हो गई, लेकिन एक ही राज्य में होगी तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कम से कम 3 राज्यों के अंदर ये सीटें जीती होनी चाहिए, यानी 6, 4, 10 इस प्रकार से करके टोटल 2% सीटें हो जानी चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और इस या तीसरा तरीका ऐसा है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा ले ले, तब भी वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी। तो अब इनमें से कोई भी शर्त को फॉलो कौन सा नहीं कर रहा वर्तमान में? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इनका दर्जा चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया राष्ट्रीय पार्टी का। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा यूनिट होगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रसारण तंत्र होता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो इस प्रकार ये कथन सही हो जाएगा। मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर मॉडल का फुल फॉर्म है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ये कार्य होता है मॉडेम का। अगले प्रश्न में चलते हैं, ओजोन के संदर्भ में कथन गलत कौन सा है? तो देखो बाकी सारे कथन सत्य है। तो पहला कथन सत्य कौन सा? मंडल में खराब ओजोन उपस्थित रहती है, सही है। समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, सही बात है। नहीं, ये गलत बात है। क्यों? और वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरो द्वारा नष्ट होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए नेगेटिव है, सही है। और ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें जो सूर्य से यूवी किरणें आती है उनको रोकने का कार्य कौन करती है? ओजोन परत करती है। तो ये कथन सत्य है। तो गलत कथन कौन सा है? समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। समताप मंडल में नहीं, ये किस में होता है? ओजोन मंडल में होता है। ठीक है, तो ये ओजोन डिप्लेशन से संबंधित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है, टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, तो अभी इनरोल कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, और वहां पे आपको मिलेगा आर्य सफलता सीरीज, जो एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट मिल जाएंगे शानदार क्वालिटी के। क्वालिटी कैसी है ये आप जो अभी आपके सामने टेस्ट आ रहे हैं यही क्वालिटी है। आप टेस्ट दोगे, इवोल्यूशन करोगे, मूल्यांकन करोगे कि प्री के लिए आप कितने तैयार हो। बाकी अगर आप अच्छी टेस्ट के लिए सर्च कर रहे हो तो देर मत कीजिए, अभी एनरोल कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।